सिल्वर लाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे BZYCT 133 कोर्स के ब्लॉक 3 इकाई 11 के बारे में, यानी सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ये एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। चलिए इसमें उतरते हैं। तो ये समझने के लिए कि एक भ्रूण खुद को कैसे बनाता है, हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े, सबसे बुनियादी रहस्य से शुरू करते हैं। आखिर कैसे सिर्फ एक सेल, एक फर्टिलाइज्ड अंडा खुद को एक पूरे जटिल जीव में बदल लेता है? और यही तो सबसे कमाल का सवाल है ना? आखिर एक अकेली सेल को कैसे पता होता है कि उसे एक पूरा शरीर बनाना है, जिसमें हाथ, पैर, दिल और आंखें सब अपनी अपनी सही जगह पर हो? तो देखिए, इस सबसे बड़ी चुनौती का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस, यानी संरचना विकास। ये वो प्रोसेस है जिससे एक भ्रूण को उसका खास आकार, उसकी बनावट मिलती है। ठीक है, तो ये मॉर्फोजेनेसिस होता कैसे है? इसके लिए सेल्स के पास दो बहुत ही बेसिक लेकिन जबरदस्त टूल होते हैं। पहला, मूव करने की यानी चलने की काबिलियत, और दूसरा, एक दूसरे से चिपकने की काबिलियत। तो सेल्स चलती कैसे हैं? सोचिए, वो असल में रेंगती हैं। वे अपने अंदर के स्केलेटन, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं, उसे रीअरेंज करती हैं। इससे वो लैमेलिपोडियम नाम का एक पैर जैसा स्ट्रक्चर आगे बढ़ाती हैं। ये पैर बाहर के मैट्रिक्स से चिपक जाता है और फिर पूरी सेल खुद को एक केमिकल सिग्नल की तरफ खींच लेती है। ये सब कुछ बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होता है। अच्छा, तो चलना तो हो गया। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी टूल की, जो है सेल एडहीजन, यानी कोशिकाओं का चिपकना। क्योंकि एक जीव बनाने के लिए सेल्स का साथ में जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये चिपकना भी दो तरह का होता है मेनली। पहले हैं कैडरेंस। इनको आप एक खास तरह के वेल्क्रो की तरह समझ सकते हैं, जो सिर्फ अपने जैसे वेल्क्रो से ही चिपकता है। मतलब ये एक जैसी सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। और दूसरे हैं इंटीग्रिन्स। ये सेल्स को उनके आसपास के माहौल से यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स से चिपका कर रखते हैं, जैसे कोई लंगर हो। तो ठीक है, कोशिकाएं चल भी सकती हैं और चिपक भी सकती हैं, पर वो एक दूसरे से बात कैसे करती हैं, अपने काम को कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं? इसके लिए उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, एक सिग्नलिंग नेटवर्क, जिससे वो छोटी और लंबी दोनों दूरियों पर मैसेज भेजती हैं। तो ये बातचीत कई तरीकों से होती है, जैसे कि पैराक्राइन सिग्नलिंग। ये ऐसा है जैसे अपने बगल वाले से फुसफुसाकर कुछ कहना। फिर है जक्स्टक्राइन, जिसमें सीधा कांटेक्ट जरूरी है, मानो हाथ मिला रहे हों। और एक होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जो पूरे शरीर में एक ऐलान करने जैसा है, जिसमें हार्मोन्स को ब्लड के जरिए दूर दूर तक भेजा जाता है। तो सवाल ये है कि एक सेल किसी सिग्नल को सुनती कैसे है? ये प्रोसेस एक रिले रेस की तरह है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिसे लिगेंड कहते हैं, वो सेल की सतह पर एक रिसेप्टर से जुड़ता है। इससे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। फिर सेल के अंदर एक के बाद एक कई रिएक्शंस की चेन शुरू होती है और आखिर में सेल को एक खास काम करने का ऑर्डर मिलता है, जैसे कि किसी जीन को ऑन या ऑफ करना। तो अब जब हम सिग्नलिंग समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सिग्नलिंग बड़े बड़े पैटर्न बनाती है और कैसे सेल्स के ग्रुप्स को बताती है कि उन्हें कौन सा अंग बनाना है। ये शरीर का ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। एक ही सिग्नल से अलग अलग पैटर्न कैसे बन सकते हैं? इसका जवाब है मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स। इसे ऐसे समझिए कि कहीं पर परफ्यूम छिड़का गया हो। जो सेल्स उस जगह के सबसे पास हैं, उन्हें बहुत तेज खुशबू आएगी, जो दूर हैं उन्हें हल्की। तो सेल्स इस सिग्नल की ताकत के हिसाब से अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं और इसी से एक पैटर्न बन जाता है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये असल में टिश्यूज के बीच एक बातचीत है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स यानी एक टिश्यू अपने पास वाले दूसरे टिश्यू को बताता है कि तुम्हें ये बनना है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हमारी आंखों का बनना। देखिए होता क्या है, ब्रेन का एक हिस्सा ऑप्टिक वेसिकल एक इंड्यूसर का काम करता है। वो सिर के एक्टोडर्म को सिग्नल देता है कि लेंस बनाओ। अब जब एक्टोडर्म लेंस बना देता है तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो नया बना हुआ लेंस बदले में ऑप्टिक वेसिकल को सिग्नल भेजता है कि अब तुम रेटिना बनाओ। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। मतलब ये एक टू वे बातचीत है।
अब तक हम सिर्फ सेल्स को जोड़ने और बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन एक शरीर को तराशने के लिए सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है। कभी-कभी कुछ सेल्स को हटाना भी पड़ता है। ये एक तरह से मूर्ति बनाने जैसा है, जहां फालतू पत्थर को हटाया जाता है। और ये सेल डेथ भी आप देखिए कई तरह की होती है। एक है अपोप्टोसिस। ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड, प्रोग्राम्ड डेथ है, बिल्कुल साफ सुथरा काम। दूसरी तरफ है नेक्रोसिस, जो किसी चोट की वजह से होती है। ये बहुत मैसी होती है, सेल सूजकर फट जाती है और आसपास सूजन फैल जाती है। और फिर एक है ऑटोफैगी, जो सेल का खुद के हिस्सों को रिसाइकिल करने का एक तरीका है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एपोप्टोसिस कोई गड़बड़ी या बीमारी नहीं है, ये एक ज़रूरी टूल है, एक मूर्तिकार की छैनी की तरह। इसी प्रोसेस से जैसे हमारे हाथ और पैरों की उंगलियों के बीच की झिल्ली को हटाया जाता है, जिससे उन्हें सही आकार मिलता है। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर ये इतने सटीक कम्युनिकेशन पाथवे ही जीवन के आर्किटेक्ट हैं, तो सोचिए क्या होता होगा जब इस बातचीत में एक भी सिग्नल गलत हो जाए या कहीं खो जाए। यहीं से शुरुआत होती है कई तरह के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और बीमारियों की। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे।